नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। आज एक खास मुद्दे पर हम कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो पर चर्चा करने के लिए यहां आए हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, जैसा आप देख रहे हैं। और वो मुद्दा क्योंकि अहम है, इसलिए हर तरह की बातें जानना भी जरूरी है। मुद्दा जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले, जैसा हमने आपको दिखाया था, चर्चा भी की थी, सुनील आम्बेकर साहब जो आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं, उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर आरएसएस के स्टैंड को साफ किया था। बहुत से लोग ये मानते थे कि आरएसएस और बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कई नुमाइंदे सरकार की ओर से बीजेपी से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए कोर्ट में जा रहे थे इसको रोकने के लिए। और ये जातिगत जनगणना की बात, खास तौर पर जो बिहार में एक सर्वे हुआ, जातिगत सर्वे उसको नाम दिया गया था, क्योंकि राज्य के पास वो स्थिति नहीं होती, मैंडेट नहीं होता कि वो जनगणना कराए, तो उन्होंने एक जातिगत सर्वे कराया था, जिसके आंकड़े सामने आए, नीतीश कुमार सरकार ने सामने रखा। उसके बाद देशव्यापी जनगणना जातिगत आधार पर कराने की बात हुई। और आप जानते हैं कि देश में 10 साल के बाद, हर 10 साल के बाद जातिगत जनगणना होती है। जातिगत जनगणना, सरकार के पास तो आंकड़े रहते ही हैं, क्योंकि जो जनगणना के से जुड़े हुए कर्मचारी या अधिकारी आपके पास पहुंचते हैं, तो वो आपकी जाति के बारे में पूछते हैं। तो जब जनगणना होती है तो सरकार के पास मोटा मोटा डाटा होता है। भारत में 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई। जनगणना लगभग 14 साल से, या 13 साल आप कह सकते हैं, 13 साल से नहीं हुई। और जनगणना ना होने का एक घाटा ये रहता है कि जो सरकार की नीतियां बनती हैं, जो आगे के लिए जो डाटा इस्तेमाल सरकार करती है, तमाम योजनाओं को आगे लाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके लिए 11-12 साल पुराना डाटा जो 2011 में जनगणना हुई थी, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन उस समय कोविड का प्रकोप था। लेकिन कोविड खत्म होने के बाद भी सरकार ने अभी तक जनगणना को शुरू नहीं कराया है। ये माना जा रहा है कि सितंबर में, यानी इसी महीने, जनगणना शुरू हो सकती है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग सकते हैं। 2026-27 तक जनगणना के आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन इस बीच, जैसा हमने आपको बताया था कि जातिगत सर्वे के नतीजे जब से बिहार में आए और वहां मालूम पड़ा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा की आबादी इतनी है, सवर्ण की संख्या इतनी है, तो उसके बाद उसके जरिए राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश होने लगी। और विपक्ष, खासतौर पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को हर जगह उठाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जिसने बिहार में ये इनिशिएट किया था, शुरुआत की थी, वो हाशिए पे चले गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बाकी विपक्ष के नेता जहां भी जाते हैं, हर जगह कहते हैं कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। इसमें पत्रकारों ने परसों, यानी 2 दिन पहले, आरएसएस का स्टैंड पूछा और आरएसएस ने अपनी बात को बड़ा क्लियर कर दिया। उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के बयान आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम जबरन ये जाति जनगणना कराकर रहेंगे। मुद्दा क्या है, क्या वो कहना चाह रहे हैं? आरएसएस का एक स्टैंड आ गया है, बीजेपी का एक स्टैंड आ गया है। क्यों विपक्ष इसे आगे और तूल दे रहा है, इसके क्या मायने हैं, ये समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि कांग्रेस के सिंपैथाइजर रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ते रहे हैं। आप इन्हें पहचानते हैं, जाना पहचाना चेहरा है। बिहार की राजनीति को 4 दशक से देख रहे हैं, जमीन की स्थिति को पहचानते हैं, जातिगत राजनीति को जानते हैं। जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तो एक छात्र नेता थे, और आज भी वो एक जो छात्र उसमें शहीद हुआ था उस आंदोलन के दौरान, उसका शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद सीधे वही जाएंगे, उनसे उस छात्र नेता, तत्कालीन छात्र नेता जो शहीद हुए थे, उनके बारे में भी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार से जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो एक रुख भारतीय जनता पार्टी का भी समझने में आएगा कि क्या मुद्दा है, कैसा है, क्या चाहते हैं। और आरएसएस ने जब अपना स्टैंड साफ किया है, तो उसके बाद जो विपक्षी दल कह रहे हैं उसके क्या मायने रह जाते हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। दोनों मेहमानों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले समझ लेते हैं क्या है। बिहार के पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना के मामले में आरएसएस और बीजेपी को चुनौती दी है। लालू यादव ने कहा है कि जातिगत जनगणना होकर रहेगी। लालू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत
जनगणना कराएंगे। उन्होंने आगे लिखा, इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। लालू यादव के इस बयान के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ किया था। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा था कि ऐसा भलाई। तो सुनील आम्बेकर साहब ने एक दिन पहले क्या कहा था वो भी आपको सुना देते हैं। तेजस्वी यादव का भी उस दिन बयान आया था। उसके बाद अपने दोनों मेहमानों के पास चलेंगे और उनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने जाति जनगणना को लेकर अहम बयान दिया है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा है कि भलाई के लिए ऐसा करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। We dealt very seriously, not just on the basis of electioning or election practices or politics. आम्बेकर ने कहा कि कौन सी जाति किस मामले में पिछड़ गई है, किन समुदाय पर विशेष ध्यान की जरूरत है, इन चीजों के लिए कई बार सरकार को उनकी संख्या की जरूरत पड़ती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ये चुनावी फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। आरएसएस की केरल के पलक्कड़ में 3 दिन की समन्वय बैठक हुई। इसमें बीजेपी और वीएचपी समेत 30 से ज़्यादा संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर केस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति और वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। जाति जनगणना पर आरएसएस के बयान के बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश के संविधान को बदलना चाहती है। ये लालू जी की ताकत है कि आज चाहे जाति जनगणना हो, रिजर्वेशन हो, इस पे कोई खुल के नहीं बोल सकता कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हिडन एजेंडा जो है इनके मन में जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, वरना बार बार बीजेपी के लोगों को कोर्ट में खड़ा करके चाहे शेड्यूल 9 का हो चाहे जाति आधारित गणना का हो, ये खड़ा नहीं करते। लेकिन बीजेपी क्या है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार जो चल रही है, कोर्ट में तो साफ साफ जो है मना कर दिया है। कई बार हम लोगों ने सवाल पूछा, कई सालों से मना करते आ रही है कि जातीय जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन ने इसे मुद्दा बनाया था। तो डॉक्टर साहब, तेजस्वी यादव क्या मन पढ़ने लगे हैं? वो कह रहे हैं कि इनके मन के अंदर अलग है, हिडन एजेंडा अलग है। आरएसएस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, और जब स्टैंड क्लियर कर दिया उसके बाद ही लालू प्रसाद यादव का बयान आता है। और जो उनकी भाषा है उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि उनका स्टाइल है। बहुत से लोग इसे संसदीय भाषा नहीं मानेंगे कि कान पकड़ के उठक बैठक करा के। आप एक सिंपैथाइजर हैं कांग्रेस के। राहुल गांधी खुद जगह जगह घूमकर दावा करते हैं कि जाति जनगणना हम करा के रहेंगे। और आपने एक दौर में मंडल आयोग की सिफारिश के विरोध में आंदोलन भी किया है। और आज स्थिति बहुत बदल गई है। 1990 के दशक से जब वो सिफारिशें लागू हुई थी 1989-90 में, और आज 2024 है। गंगा में बहुत पानी बह चुका है, यमुना में जहां शैलेंद्र पांडे जी बैठे हुए हैं वहां भी बहुत पानी बह चुका है। तो डॉक्टर साहब, आज की स्थिति में ये सारी जो बातें हो रही हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? आप पहले बताइए, उसके बाद शैलेंद्र जी से पूछते हैं। देखिए वात्सल जी, ये रिजर्वेशन जो है जो जात के आधार पे है, इसी के कारण ये सब गड़बड़ झाले किए जा रहे हैं। वास्तव में भारतीय संविधान में ये उल्लिखित है कि जाति और धर्म के अनुसार कोई विभेद नहीं किया जाएगा। ये देश में संविधान की मूल भावना है। लेकिन हो क्या रहा है, लगातार अभी आरएसएस ने भी कहा कि प्रैक्टिस में जातीय सर्वे होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस में पॉलिटिक्स और चुनाव को लेकर के नहीं होना चाहिए। मेरा भी मानना है, लेकिन हकीकत यह है कि हो यही रहा है। दूसरे को कुछ के बदले सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए जात के आधार पे चुनावों में इसका फायदा लेने के लिए इसका उपयोग हो रहा है। और खासतौर पे जब से रीजनल पार्टियां देश में बननी शुरू हुई हैं, वे इसका ज्यादा उपयोग कर रही हैं। क्योंकि इन रीजनल पार्टियों के जो लीडर उभर रहे हैं
वो जात के आधार पे उनका लोगों के बीच में पहचान है, तो उसका ये दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। जरूरत है देश में जो मूल भावना संविधान का है उसका ख्याल रखते हुए इस पे अंकुश लगाने की, कि नहीं इस तरह की बात नहीं उठाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखा जा रहा है कि न सिर्फ रीजनल पार्टियां बल्कि देश में सरकार भी इस तरह का व्यवहार कर रही है। प्रैक्टिस में सरकार भी धर्म और जाति के आधार पे विभेद कर रही है, संविधान के मूल भावना के विरुद्ध जाकर के। और ये आरएसएस का जो है एक रास्ता देने की है। बिहार में जो सर्वे हुआ है और राहुल गांधी जी ने जो देश भर में उठाया इस जात की बात, तो ये लोग एक स्पेस ले रहे हैं इसमें आने के लिए। क्या असर होगा नहीं होगा सो नहीं, चुनाव में इसका फायदा विपक्षी को ना मिले बल्कि अपने को मिले, इसलिए एक रास्ता बनाई जा रही है। सीधे सीधे कैसे कहते, क्योंकि सीधे सीधे तो ये विरोध कर रहे थे। तो मुझे जो लगता है कि आरएसएस ने बीजेपी को एक स्पेस प्रदान किया है और उसी के तहत ये सब विचार विमर्श धीरे धीरे चल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की आदत है, वो यू टर्न लेती है अपने फायदे के अनुसार, अपनी जो मूल सिद्धांत है उसे इधर उधर होती है और वही नतीजा है। और लालू जी का क्या कहना है, लालू जी तो भाई कुछ करना हो या ना हो, जब उठपटांग बोलेंगे तभी जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ आएंगे। तो आपने जो कहा शहीद शैलेंद्र के बारे में, उनका नाम शैलेंद्र है। आज ही के दिन 4 सितंबर को मंडल कमीशन का विरोध करने के दरमियान हुआ था। हम लोग का ये मानना था कि नहीं, इस जात के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। देश को इससे बहुत हानि हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है, अपने अंदर की जो कैपेसिटी है उसको बिल्डअप करने की जो है, ये रिजर्वेशन जात के आधार पर देने से वो घटता है। और उसी का परिणाम है कि देश में जात के आधार, रिजर्वेशन के आधार पे जितनी नौकरियां नहीं मिली होंगी उससे कहीं ज्यादा अपने मेरिट के आधार पे दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में इस देश के लोग काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो उन्होंने जॉब प्राप्त किया। तो मेरा ये मानना है कि इससे इस आधार पे ये जो स्वरूप है रिजर्वेशन का जातीय आधार पे, इससे घाटा होने वाला है। इसीलिए हम लोग उस दिन भी विरोध कर रहे थे और आज भी इसके सपोर्ट में नहीं है। जी, व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर साहब भले ही आप सपोर्ट में ना हो, लेकिन जाति इस देश की सच्चाई है और कई जातियां ऐसी हैं जिनको उठाने के लिए, और संविधान का आपने जिक्र किया, संविधान निर्माताओं ने भी माना था कि जब तक उनके पास कुछ इस तरह के रिजर्वेशन जैसे कुछ उनके पास टूल्स नहीं होंगे, प्रोटेक्टर नहीं होंगे, तब तक उनको बढ़ाना, आगे ले जाना संभव नहीं होगा। हालांकि जाति जनगणना का मुख्य जो बात उठाई जा रही है हर तरफ से, उसके पीछे राजनीति है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं शैलेंद्र पांडे साहब को जोड़ना चाहूंगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं लालू यादव का जो बयान है, आरएसएस को जो चुनौती दे रहे हैं, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, क्या इससे समझा जाए? नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे। मैं यही आपको बताना चाहूंगा सर कि लालू यादव का कोई नया यह बयान नहीं है। लालू यादव 1990 के दशक में बिहार को इन्होंने बर्बाद कर दिया जाति के नाम पर। कभी कहते थे कि लाठी तेल पियावन रैली निकालते थे, कभी कहते थे सारे यादव एक हो जाओ। इन्होंने जाति का जहर बोया है और लालू यादव का परिवार पूरा जाति पर आधारित राजनीति करते हुए देश में अपना चाहते हैं कि अपना राजनीतिक वर्चस्व बिहार में बना रहे। तो इसलिए बुढ़ापे में भी इस प्रकार का बयान देना, कान पकड़ के उठ बैठ कराना, क्या ये मर्यादित भाषा है? ये अपनी जाति का परिचय दे रहे हैं और जैसा इनका बोलचाल है उसी पर उनका बेटा जो तेजस्वी यादव की बात। डॉक्टर साहब पांडे जी, मैं चाहूंगा कि आप किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर पूरी जाति को न कहें, क्योंकि बहुत नहीं, मैं सर आ रहा हूँ, मैं विषय पर, लालू जी बहुत सम्मानित जाति से आते हैं और हमारे भगवान श्री कृष्ण भी, जिनके हम भक्त हैं, मथुरा से हम आते हैं, एक बहुत बड़ी जाति है, बहुत सम्मानित जाति है। किसी व्यक्ति सर मैं विषय पर आता हूँ।
लालू यादव की मंशा और उनके बेटा जो मंशा लालू यादव जी का था वही मंशे पर तेजस्वी यादव चल रहे हैं। मैं इस बात को सत्यापित करना चाहता हूं कि जैसा बाप वैसा बेटा। मैं पूरे यादव वंश को नहीं बोल रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये लोगों को अपनी जाति को मिसगाइड करके और जाति का ही राजनीति करते आए हैं। 1990 के दशक में बिहार से पलायन का सबसे बड़ा कारण रहे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जी। और दूसरी बात, आपके सामने जनगणना पर आधारित जातीय जनगणना पर जो आपने प्रश्न उठाया है, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं राहुल गांधी जी, पहले तो राहुल गांधी जी ये बताए कि किस समुदाय के हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और हिंदू है तो किस कास्ट के हैं। अभी उनका तो यही नहीं पता है कि उनके दादा कौन थे। दादा मुसलमान थे, पिताजी फिर इसके बाद क्रॉस हुए, उनकी माँ इटली से आई। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि जातिगत जनगणना से पहले यह स्पष्ट करें हमारे विपक्ष के नेता लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं राहुल गांधी जी, पहले ये बताए कि आप किस जाति का हो। दूसरा प्रश्न है, जैसा कि सतन जी ने बताया, टैलेंट को बिल्कुल जितने टैलेंटेड लोग हैं उनको ये जातीय जनगणना के आधार पर और रिजर्वेशन के आधार पर उन्हें रोका जा रहा है। आज विडंबना, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, अगर नीट की डाटा आप उठाते हैं, अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा 600 प्लस नंबर लाया है, 650 प्लस नंबर आया है, तो उसको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है। और वही अगर एससी है, एसटी है, तो 350-400 नंबर पर उनको डॉक्टर बनाया जा रहा है। मैं इस देश की जनता से पूछना चाहता हूं, साथ साथ उन नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि जो रिजर्वेशन को फायदा लेकर जो डॉक्टर बनेगा, क्या आप उससे इलाज कराएंगे? जब आपकी तबीयत खराब होती है लालू जी। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के फोरम पर खड़े होकर आप सवाल पूछ सकते हैं? जो नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं आरक्षण को कोई छू नहीं सकता, आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं? आप उनसे ये सेम सवाल जो आज आप जनता से पूछ रहे हैं देश की, आप पूछ सकते हैं? दूसरी बात, जैसा हमने कहा कि राहुल गांधी एज इंडिविजुअल, उनके पिताजी कौन थे, दादाजी कौन थे, दुनिया जानती है। वो खुद को दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण बता चुके हैं, और जब वो बता चुके हैं तो आपको और बाकी लोगों को भी मानना चाहिए। किसी व्यक्ति पर अगर आप जातिगत मसले पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर पांडे साहब, मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं, तो आपको मुद्दे पर बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से हम लोगों को थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि उससे, जैसा आप कह रहे थे कि भाषा उनकी उस लेवल की नहीं है, तो हमें भी अपनी भाषा का स्तर थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। सर, मैं आपको प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं दे। संस्कृत में एक पंक्ति है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैं प्रमाणित कर रहा हूं इस बात का। और जस्टिस न्यायालय में जब जज के सामने हम खड़ा होते हैं एज एडवोकेट, तो हमें अपने एविडेंस को देना पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि मैं जनेऊ पहनने से ब्राह्मण हो गया, तो पूरे देश के लोग जनेऊ पहन करके आप ब्राह्मण हो जाएंगे या अपनी गोत्र को बता देंगे? ये तो सत्यापन उनके वंशज से होता है सर। पहली बात, मैं इसलिए इस बात को उठाया था कि जब जातीय जनगणना की विषय होता है तो उस तथ्य को भी सामने देश को आना चाहिए, देश के पटल पर आना चाहिए कि आप कौन है, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, कोई व्यक्तिगत हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दूसरा, मैं अभी जो ज्वलंत मुद्दा है रिजर्वेशन, जो आपने प्रश्न किया कि क्या प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ सकते हैं? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, उस संविधान को सम्मान करते हुए मोदी जी इस बात को कहे थे। अगर मोदी जी आज, जब आपने देखा था 400 पार का नारा लग रहा था, विपक्षी परेशान थे, ये संविधान को बदल देंगे, अगर ऐसा हुआ तो ये कर देंगे, तो ये टोटल राजनीति हो रही है और राजनीति से प्रेरित होकर इस प्रकार का, अगर आज संविधान की बदलने की बात है। जवाब नहीं दिया डॉक्टर शैलेंद्र पांडे। भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह देगी कि हम रिजर्वेशन को खत्म करेंगे? भारतीय जनता पार्टी इस बात को कहेगी कि जातिगत रिजर्वेशन गलत है? क्या आरएसएस इस बात को कहेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि जातिगत रिजर्वेशन गलत है? क्या कोई नेता इस बात को कह सकता है? बीजेपी का, आरएसएस का कोई इस बात को कहेगा? आपने जो तर्क दिए, मेरे को तर्क दिए, उसके जवाब में काउंटर बहुत लंबे समय से आरक्षण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लंबी बहस हुई है। सर, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन पहले बता दूं, इसके बाद हम पार्टी स्तर पर भी बात करते हैं आपसे। पर्सनल ये है कि देश में टैलेंट को खत्म किया जा रहा है रिजर्वेशन के नाम पर। अगर मैं भूमिहार हूं, अगर मैं ब्राह्मण हूं, मैं कायस्थ हूं,
जनरल कैटेगरी का मैं सिंह हूं, तो क्या मेरा अभिशाप है उस जन्म में पैदा, उस घर में पैदा लेना? मैं डॉक्टर नहीं बन सकता 650 नंबर लाकर, मैं आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हमारी सीनियरिटी होने के बावजूद भी, मार्क्स होने के बावजूद भी। मैं पर्सनल व्यू रख रहा हूं आपके माध्यम से पूरे देश को कि क्या इन जातियों में पैदा होना हम लोग के लिए अभिशाप है क्या? और क्या भारत का निर्माण ऐसे ही हो जाएगा? विश्व गुरु भारत कैसे बनेगा? आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आप क्या ऐसे इंजीनियर को पैदा करेंगे जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है? क्या ऐसे डॉक्टर बनाएंगे जिसके पास कम मार्क्स है? क्या ऐसे आईएएस आईपीएस बनाएंगे? प्रशासनिक सेवा में आप इस तरह से रिजर्वेशन दे रहे हैं। इसी प्रकार से जितनी भी नौकरियां हैं सब में रिजर्वेशन एक अभिशाप बन गया है। मैं इस मुद्दे पर पर्सनल अपनी बात रखता हूं। पार्टी स्तर पर मैं इतना ही कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने देश में पहली बार सवर्णों के लिए भी 10% आरक्षण दिया था, तो इसलिए दिया था कि सवर्ण वर्ग में भी काफी लाचार गरीब लोग हैं जिनको आरक्षण की आवश्यकता है। तो उन्होंने संविधान की बात को सम्मान करते हुए अलग से एक उन्होंने स्पेस भी दिया 10% आरक्षण का। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ राजनीतिक मजबूरियां जरूर है इस देश में। अगर आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी इस बात को तय करे तो सबको पता है कि जाति की जहर इतनी देश में फैल गई है कि तुरंत इस देश की जनता आक्रोश में आएगी और कहेगी कि हमारे अधिकार को रोक लिया गया। तो कुछ राजनीतिक मजबूरियों के चलते फैसला नहीं हो पाया, जैसा कि मैं मानता हूं। जी डॉक्टर पांडे, ये आपकी अपनी राय हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और बाकी आपकी पार्टी के नेताओं को जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं वो ये कहते रहे हैं कि हम आरक्षण के हम उसको गाइड करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद भी जब दलित सांसद भारतीय जनता पार्टी के मिलने के लिए गए प्रधानमंत्री से, और जब केवल क्रीमी लेयर वाली बात थी, आरक्षण खत्म करने की बात नहीं थी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाने की और क्रीमी लेयर की बात थी, तो उस बयान को मैं अनुरोध करूंगा आपसे पांडे साहब और बाकी लोगों से भी, देखने वालों से जिनको डाउट हो तो जाकर प्रधानमंत्री का बयान सुने। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ जाकर प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण को कुछ नहीं होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और इस फैसले के बाद कई भारतीय जनता पार्टी के नेता सफाई दे चुके हैं। हम आज जिस मुद्दे पर समझना चाह रहे थे, जब आरएसएस भी मान रहा है कि जातिगत जनगणना हो, बीजेपी भी कह रही है, और कहीं ना कहीं हमारा मानना, निजी तौर पर मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने समझ लिया है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह लोकसभा में माहौल बनाया था, संविधान को बदलने की बात की थी, आरक्षण को खत्म करने की बात की थी, और 1990 के दशक से ही देश में, खासतौर पर उत्तर भारत में बंडल और कमंडल की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ये रास्ता बना लिया। पहले वो कमंडलवादी पार्टी कही जाती थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम कमंडल भी लेके चलेंगे और मंडल को भी साथ के चलेंगे, यानी आरक्षण को भी देखेंगे और मंडल को भी देखेंगे। हिंदूवादी राजनीति के साथ जातिगत चीजों को भी बढ़ाएंगे, इसलिए आरएसएस ने इंडिकेशन दिया। मेरा सवाल ये था कि क्या इससे विपक्ष को, बिहार में चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उनको ये एक डर है कि अब मुद्दा हमारे हाथ से छिटक सकता है? डॉक्टर साहब सत्येंद्र जी, आपसे मैं पहले यही सवाल पूछूंगा, फिर पांडे जी से पूछूंगा, क्योंकि आरक्षण यहाँ रहने वाला है। आप बहस चाहे कितनी भी करें, वो आरक्षण रहेगा। अब आरएसएस और बीजेपी इस चीज को समझ रही है और इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है, तो विपक्ष की कहीं घंटी बज गई है क्या? डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। देखिए, एक चीज पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा माननीय शैलेंद्र जी का। पहला तो ये चीज है कि राहुल जी के दादाजी मुसलमान नहीं थे, वो पर्शियन धर्म को मानते थे। फिरोज खान साहब, खान टाइटल से मत जाइए, बिहार में एक भूमिहार जाति है उसका भी खान टाइटल होता है। फिरोज खान साहब पर्शियन थे। जब उन्होंने शादी की तो हिंदू धर्म अपना लिया। भारतीय संविधान में ये सुविधा है कि आप कोई भी धर्म किसी समय अपना सकते हैं। इनको जानकारी होनी चाहिए कि मथुरा से जो एमपी हैं वो और धर्मेंद्र जब दोनों शादी करने लगे तो इस्लाम कबूल कर लिए, हेमा मालिनी और ये धर्मेंद्र, तो ये अपनाने की सुविधा है। तो जब ये फिरोज साहब शादी किए तो पंडित आए शास्त्री जी और उन्होंने 7 फेरे अग्नि का लगवाया। हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और इसीलिए गांधी जी ने उनको अपना टाइटल दिया और फिरोज गांधी हो गए। तो हम धर्म
अपना सकते हैं। आज मैं हिंदू धर्म मानता हूँ, कल मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ, परसों मैं क्रिश्चियनिटी कबूल कर सकता हूँ, उसके बाद मैं बौद्ध बन सकता हूँ। तो ये भारतीय संविधान के अनुसार फ्रीडम है। और जात जो है वो जन्म से होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी का जी आपने एक्सप्लेन कर दिया डॉक्टर साहब, हम लोग मुद्दे पर लौटेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चर्चा लंबी आपको भी शहीदी हाँ, कार्यक्रम में जी, दूसरा क्योंकि चीज गांधी परिवार आज मैं उसी में जा रहा हूँ, क्यों चुनौती दे रहे हैं, चुनौती के मायने क्या है, इस पर चर्चा है डॉक्टर साहब जी। मैं उसी में आगे बढ़ रहा हूँ सुभाष जी। जात जात इसलिए सामने रखा जाता है कि जात के माध्यम से मुझे फायदा लेना होता है। जब फायदा नहीं लेना है तो आप कोई जाति मानिए। बिहार में डॉक्टर सीपी ठाकुर मुसहर जाति के लोगों को जनेऊ पहनवा रहे थे, जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा। यही लालू जी ने उनको जेल भेज दिया। वो कहते थे कि नहीं, फॉरवर्ड के समान ये जनेऊ ये पहनेंगे और ये भी उनके समान है। लेकिन कहां कोई होता है जिसको फायदा जातीय लेना है, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण वही बन सकता है जिसको जातीय फायदा नहीं लेना है। तो मान लीजिए शैलेंद्र जी, अगर राहुल जी कहते हैं ब्राह्मण है, तो मानने में क्या है, वो फायदा नहीं ले रहे इसका। साहब मेरा निवेदन यह है, आप इस बात का जवाब दें। मेरे प्रश्न का आपने बहुत पांडे जी को लंबा जवाब दे दिया, पांडे जी भी अपनी बारी आने पर बोलेंगे, लेकिन आप इस बात का जवाब दें कि लालू प्रसाद यादव जब आरएसएस कह रहा है कि जाति जनगणना कराओ, पॉलिटिकल फायदा मत लो, जो आप भी कह रहे हैं, खुद आप सिंपैथाइजर हैं कांग्रेस के, आप भी यही बात कह रहे हैं, लालू जी के भी आप अच्छे परिचित हैं, आप लोगों की अच्छी मुलाकात बातचीत होती रहती है, लेकिन इस चुनौती को अब देने का क्या फायदा? जब आरएसएस कह ही रहा है कि भाई करा लो, तो क्या उनको डर है कि वो मुद्दा छिन जाएगा जो गोलबंदी की है बिहार में? अब चुनाव भी आने वाले हैं, क्या है मतलब? एग्जैक्ट यही है वात्सल जी। यहाँ करना नहीं है, किसी को फायदा नहीं पहुंचाना है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका प्रयोग करना है। लालू जी इसीलिए ये बात बोल रहे हैं ताकि उनके जो संपैथाइजर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, उनको लगे कि मेरे लिए इन्होंने करवाया, लालू जी ने प्रेशर देकर करवाया। ये पॉलिटिकल गेन के लिए सारा चीज हो रहा है। और एक बात मैं और आपको कहूं, मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं रिजर्वेशन का तौर तरीका का एक अलग तरह का ये कहता हूं। मैं कहता हूं 100% रिजर्वेशन दो, लेकिन क्या दो, एजुकेशन में उनको शिक्षित करने का इंतजाम करो, स्वास्थ्य में उनके स्वास्थ्य के लिए इलाज का मुफ्त में इंतजाम करो। मैं ये कर रहा हूं, सरकार ये काम करे ना, लोगों को इस तरह से स्किल्ड करे कि नौकरी मिले या नहीं मिले। इस बात को तो मैं ये कहूंगा अगले दिन किसी दिन चर्चा करेंगे। आप पहले राहुल जी को समझाइए कि राहुल जी इस बात को उठाएं, सबसे ज्यादा जाति जनगणना कराने की बात वही कर रहे हैं। अचानक जब से जातिगत सर्वे बिहार का आया है, राहुल गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया है। बहुत से लोग इस बारे में जो राजीव गांधी का स्टैंड था मंडल आयोग के समय, उसको भी सामने रख रहे हैं। डॉक्टर साहब किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। पांडे जी का एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि चर्चा बहुत लंबी हो चुकी है। पांडे जी, आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव क्यों चुनौती दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को, और कह रहे हैं कि जो उनकी भाषा है, हमने सुनाई दिया बयान, उसको रिपीट करने का फायदा नहीं? जी, लालू यादव करीब 20 साल से राजनीति से बाहर हो गए, इनके परिवार, मुख्यमंत्री पद छूट गया है, तो किसी भी तरीका से चाहते हैं कि हम जाति का ही आवाज उठाकर दोबारा क्यों नहीं पुनः बिहार में स्थापित हो जाए। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ, जाति की आवाज तो लगातार रहे हैं, जाति की आवाज तो लगातार वो उठाते ही हैं, लेकिन इस आरएसएस ने करना सही जब होने ही जा रहा है, तो फिर आप क्या कराएंगे? आप उसमें क्या कराएंगे? केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए सर, अपनी केवल पब्लिसिटी के लिए कि हम हमारे दबाव में जनगणना हो रहा है, ये अपने आप को शो करना चाहते हैं। जातिगत जनगणना करने के लिए तो आरएसएस का भी बयान आ गया, बीजेपी का भी बयान आ गया। इसके बावजूद भी ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे चलते यहाँ पर जनगणना स्टार्ट हो रहा है। कुल मिलाकर तो ये राजनीतिक स्टंट है, कुछ नहीं है। राजनीतिक स्टैंड है ऐसा लगता है शैलेंद्र पांडे जी को। और डॉक्टर साहब सत्येंद्र कुमार जी ने तो अपनी राय बिल्कुल अलग रख दी। एक कार्यक्रम इनके लिए खास तौर पर रखना पड़ेगा, जिस दिन ये बिल्कुल कांग्रेस के सिंपैथाइजर होने के बावजूद
आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह इन्होंने स्टैंड राहुल गांधी जी के स्टैंड से बिल्कुल अलग ले लिया है, आगे क्या सोच रहे हैं, क्या इनका विचारधारा है, इस पर समझने के लिए कार्यक्रम हम अलग से करेंगे। ये कार्यक्रम बहुत लंबा हुआ। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, डॉक्टर शैलेंद्र पांडे जी, आपने वक्त दिया और हमारे तमाम देखने वाले जो इस कार्यक्रम को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। कैपिटल हेडलाइंस को वैसे भी बहुत मोहब्बत आप लोगों की मिल रही है, इसी तरह का अपना प्यार बनाए रखिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी देखने वालों